व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम लोग आ चुके हैं आज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के यूनिट नंबर 3 पे और इस पूरे टॉपिक के अंदर दो क्लासेस लगेंगी। लास्ट चैप्टर में दो मेन टॉपिक्स हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो आज का पूरा क्लास रजिस्ट्रेशन पे लगाते हैं, कल का पूरा क्लास डिसोल्यूशन पे लगाएंगे और आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपको एलएलपी एक्ट भी इसी वीक में करा दूंगा, वो भी दो क्लासेस में हो जाएगा। तो मंडे ट्यूसडे हम लोग हमारा पार्टनरशिप एक्ट खत्म करेंगे एंड वेडनेसडे आप रिवीजन करना एज ऑलवेज। थर्सडे फ्राइडे हम लोग हमारा एलएलपी एक्ट खत्म करेंगे। तो हमारे इस वीक का शेड्यूल एजेंडा बहुत क्लियर है, पार्टनरशिप एक्ट खत्म करना है, एलएलपी एक्ट खत्म करना है, अगले वीक में सेल्स ऑफ गुड एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी शुरुआत करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और चीजों को समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों। इस पूरे के पूरे चैप्टर में बेटा हमारे पास रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन में आज हम रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन में मेनली रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म मेनली बच्चों हमारे पास तीन सेक्शंस हैं जो हमें इसके अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। सेक्शन 58, सेक्शन 59 और सेक्शन 69। तो मेनली तीन सेक्शंस पढ़ने हैं, 58, 59, 69। बहुत शानदार तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे और रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। टन टन टन। फिर क्या बचेगा सर? डिसोल्यूशन बचेगा, वो कल करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म सेक्शन 58। चलो जी सर, क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज कंपलसरी? क्या कंपलसरी है? द आंसर इज नो बेटा जी। हमारे यहाँ पे इंडिया में रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी। आपकी इच्छा है, आप कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो, नहीं कराना चाहते तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक अंदर की बात बताता हूं कि जो हमारा इंडियन लॉ है ना, वो बहुत चतुर है, कानून बहुत चतुर है, बहुत चालाक है। तो कोई बर्डन नहीं डाला कि रजिस्ट्रेशन कराओ, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो ऐसे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि आप उलझ जाओगे, कहीं पे भी आप फंसोगे, कोई आपके साथ फ्रॉड करेगा, कहीं भी उलझोगे, आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। मल्टीपल चीजें ऐसी हैं जो ये बोल रही हैं इनडायरेक्टली कि भैया रजिस्ट्रेशन करा लो। तो एक तरीके से देखा जाए लॉ बोलता है नहीं 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 नहीं, हम आपको नहीं बोलते कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तुम्हारी इच्छा है, कराने का मन करे कराओ, नहीं कराना मत कराओ। बट वहीं पे इनडायरेक्टली ऐसी ऐसी चीजें लिख दी जहां पे यही एडवाइजेबल होता है कि रजिस्ट्रेशन करा लो भैया। अब सर रजिस्ट्रेशन कंपनी का कहां होता था? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। क्या फर्म का रजिस्ट्रेशन भी ऐसे ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास होगा? नहीं बच्चों, फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास। तो वहां ROC चलता था, यहां ROF चलता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ठीक है जी, क्लियर हुआ बच्चों? देखो जरा क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 58 क्या बोलता है? द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म में बी अफेक्टेड एट एनी टाइम बाय सेंडिंग बाय पोस्ट। भैया या तो पोस्ट से भेज देना या फिर डिलीवर कर देना रजिस्ट्रार को जिस एरिया में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है यहाँ पे होना चाहिए। क्या देना है सर? सर रजिस्ट्रार को क्या भेजना है? देखो आजकल तो ऑनलाइन होता है, लेकिन लॉ में सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है। पहले जब पोस्ट से लोग भेजा करते थे या खुद लेके जाते थे एप्लीकेशन, है ना। क्या भेजना है? अ स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। सर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है? मतलब जिस फॉर्म में आपको लॉ में बताया गया है उसी फॉर्म में होना चाहिए। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है पार्टनरशिप का, रजिस्ट्रेशन का पूरा ऑनलाइन होता है यार, क्या चिंता है। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में उसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन की फीस लगेगी, भैया सरकार ने रेवेन्यू भी तो कमाना है, सरकार को देश भी तो चलाना है, तो पैसा तो चाहिए। तो एक प्रेस्क्राइब्ड वे में आप एक एप्लीकेशन लिखो, उस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। उसके साथ साथ एक फीस सबमिशन की स्लिप कि आपने फीस सबमिट कर दी है, रजिस्ट्रार को बताओ, रजिस्ट्रार उसको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा सारी चीजें कि ओके हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर उसको सब ठीक लगेगा तो आपको मिल जाएगा यार आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एप्लीकेशन में क्या क्या लगेगा? देखो सबसे पहले फर्म का नाम क्या है। अब जो नाम है बच्चों वो भी
एज पर दी एक्ट होना चाहिए। अभी आगे दिखाऊंगा क्या क्या आप अपने नाम में नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है, फर्म का नाम होना चाहिए, फर्म का प्लेस या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, कहां से आप बिजनेस कर रहे हो, नेम ऑफ एनी अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरी ऑन बिजनेस, आपका अगर कोई और, जैसे होता है ना ये हेड ऑफिस है, ये हमारी ब्रांच है, तो अगर आप कहीं और भी बिजनेस कर रहे हो वो सारी डिटेल दो। उसके साथ डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, पार्टनर कब कब आया, किस किस डेट पे आया, सारी डिटेल दो। द नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के फुल नेम्स, पार्टनर्स का एड्रेस, उसके साथ साथ ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, यानी कि आपने कितने टाइम के लिए फर्म बनाई है, कैसे ये फर्म कौन सी है, किस तरीके की फर्म है, सब कुछ इसके अंदर आपको बताना है। ओके, द स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी से चलेगा, इट शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, लिखना है बेटा ये, इट शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय देयर एजेंट्स स्पेशली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा जी, एवरी पर्सन साइनिंग द स्टेटमेंट शुड आल्सो वेरीफाई इट, हर पर्सन जो साइन कर रहा है उसको वेरीफाई करे कि ठीक है, हर चीज जेन्युइन है, हर चीज प्रॉपर्ली करी गई है। ओके, अ फर्म्स नेम शैल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एक फर्म के नाम में ये सब नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ये सारे वर्ड्स बच्चों नहीं चलेंगे। ये सारे वर्ड्स क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि बच्चों ये जो एक्ट है ना, नेम वाला एक्ट, ठीक है, ये एक्ट बहुत पहले आया था और उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजा रानी से रिलेटेड कोई भी नाम रजिस्ट्रेशन में अलाउ नहीं करे हैं कि कोई भी फर्म इस नाम से नहीं हो सकती, नहीं तो वो भी राजा रानी कहलाएंगे, ये नहीं चलेगा। लेकिन अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें वहीं से कंटिन्यू करी हैं, ब्रिटिशर्स चले गए लेकिन बहुत सारी चीजें वो हमको दे गए, तो बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिसमें आज भी वही चीजें चल रही हैं। तो आज भी वही है बच्चों कि आप अपने नाम के अंदर क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ये सारे शब्द यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है सर, ओके। सेक्शन 58 में इतना ही था। ठीक है, तो सेक्शन 58, 59 ये किस चीज की बात कर रहे हैं? 58, 59 बच्चों आपको बात कर रहे हैं जनरल रूल्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो जनरल रूल्स क्या है प्लस प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। रूल्स क्या है और प्रोसेस क्या है? प्रोसेस भी मैं आपको भी बता ही रहा हूं। सीधा सीधा आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में भरनी है, एप्लीकेशन की फीस भरनी है, उसके साथ जो जो चीजें अभी पीछे लिखवाई, नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्या क्या चीजें हैं वो सब भर के रजिस्ट्रार को अप्लाई करो। अगर रजिस्ट्रार को सब सही लगेगा, सेक्शन 59 क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रार को सब सही लगेगा तो वो आपको दे देगा सर्टिफिकेट। 59 में लिखा हुआ है व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58 हैज बीन ड्यूली कंप्लाइड विद। सेक्शन नंबर 58 के जितने भी प्रोविजंस थे, नाम में कोई घपला नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक एंट्री पास कर देगा अपने रजिस्टर में, जिसको बोला जाता है रजिस्टर ऑफ द फर्म्स, एंड शैल फाइल द स्टेटमेंट, देन ही शैल इशू, आपको क्या मिलेगा बच्चों, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एज सिंपल एज दैट, कोई मसला है ही नहीं, आपको सीधा सीधा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। हाउएवर ये सावधान इंडिया है बच्चों, सर रजिस्ट्रेशन किस दिन कंप्लीट माना जाता है, किस दिन कंप्लीट माना जाता है? देखो बच्चों, पहले क्या हुआ करता था कि भैया मैंने एप्लीकेशन दे दी आज, लेट सपोज आज क्या तारीख है हमारे पास है सर, आजा यार घड़ी नहीं काम कर रही, ऐसा क्या हो गया भाई, 30 सितंबर। ठीक है, मैंने 30 सितंबर को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा, राइट। अब 2 महीने तक मेरे पास सर्टिफिकेट ही नहीं आया, तो मैं तो कुछ काम ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं हूं। ऐसा है क्या? नहीं भैया नहीं, आप सब काम कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। लेकिन सर फिर भी बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो नॉन रजिस्ट्रेशन पे आते हैं, तो जब तक मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं आया क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता? यहाँ पे बोल रहा है नहीं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस डेट पे आपने वो एप्लीकेशन दे दी और सामने वाले को रिसीव हो गई, रजिस्ट्रार को डिलीवर हो गई, तो जिस डेट पे बच्चों आपकी एप्लीकेशन, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी फीस रिसिप्ट, एवरीथिंग डिलीवर हो गया,
उसी दिन से आपकी फर्म रजिस्टर्ड फर्म मान ली जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड का मतलब होता है मान लिया जाना, टू बी कंप्लीट एज सून एज द एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विद द प्रेस्क्राइब्ड फीस एंड द नेसेसरी डिटेल्स कंसर्निंग द पर्टिकुलर्स ऑफ पार्टनरशिप इज डिलीवर्ड। जिस दिन डिलीवर हुई है उसी दिन से क्या मान लिया जाएगा, उसी दिन से आपकी फर्म रजिस्टर मान ली जाएगी, एंट्री तो वो करता रहेगा। ठीक हो गया। रजिस्ट्रेशन में ऑल्सो बी अफेक्टेड इवन आफ्टर अ सूट हैज बीन फाइल्ड बाय द फर्म, बट इन दैट केस इट इज नेसेसरी टू विदड्रॉ द सूट फर्स्ट एंड गेट द फर्म रजिस्टर्ड एंड देन फाइल अ फ्रेश सूट। सर इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ फर्म्स कोई केस पर्टिकुलर फर्म करना चाहती है या कोई केस चल रहा है और आपने क्या देखा कि आप तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तो अभी पहले हम कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस तुमने 11th में भी पढ़े हैं, मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं बिजनेस स्टडीज में, अभी आगे भी डिटेल में आ रहे हैं कि अगर आप एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म होते हो तो आप एज अ पार्टनर किसी पार्टनर पे केस नहीं कर सकते, आप एज अ पार्टनर फर्म पे केस नहीं कर सकते, आप किसी थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते एज अ फर्म। तो मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के। तो अगर आप एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म हो, सबसे पहले अगर आप नॉन रजिस्टर्ड फर्म हो और कोई आपको लगा कि यार अब तो केस करना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले खुद को रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद फिर आप वो केस कर सकते हो। पहला पॉइंट तो ये अपने दिमाग में रखना कि अगर कोई केस आ रहा है, कुछ ऐसी चीजें आ गई, कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया और आपको लगता है आपको थर्ड पार्टी पे केस करना पड़ेगा, तो क्विकली अपने आप का रजिस्ट्रेशन कराओ एंड देन आप थर्ड पार्टी पे केस कर सकते हो। उसके साथ साथ बच्चों यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन अफेक्ट होता है इवन after a suit has been filed by the firm, but in that case it is necessary to withdraw the suit first and get the firm registered and then file a fresh suit। कई बार ऐसा होता है कि आपने अपनी फर्म का, आपने एज अ फर्म को रिप्रेजेंट करते हुए कोई केस करना है कहीं पे, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि भैया हमें तो रजिस्टर होना जरूरी था, हमने केस पहले फाइल कर दिया, अभी तक हम रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वो सूट जो है विड्रॉ करना पड़ेगा, खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर आपको वो फ्रेश सूट दोबारा से डालना पड़ेगा, फ्रेश केस दोबारा से करना पड़ेगा। तो अगर आप अनरजिस्टर्ड हो और आपने केस पहले ही कर दिया तो पहले आपको क्या करना है, विड्रॉ द सूट फर्स्ट, पहले विड्रॉ करो, फर्म रजिस्टर करो और फिर एक फ्रेश सूट फाइल करो। ठीक हो गया बच्चों। सेक्शन 59 अब आ रहा है लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी। इसका क्या मतलब है सर? देखो लिखा हुआ है, if the statement in respect of any firm is not sent or delivered to the registrar within the time specified in subsection 1A of section 58, then the firm may be registered on payment to the registrar of a penalty of rupees 100 per year of delay of the part thereof। कोई डॉक्यूमेंट अधूरा रह गया, कोई डॉक्यूमेंट आपको भेजना है, अभी आपने नहीं भेजा सही समय पे, तो उस केस में भैया जी पेनल्टी है कितने रुपए की, 100 रुपए पर ईयर। इफ द स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फर्म इज नॉट सेंट और डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 58, द फर्म में बी रजिस्टर्ड ऑन पेमेंट। फर्म कब रजिस्टर होगी, जब वो लेट फी पेमेंट करेगी, या पेनल्टी बोल दो, पेनल्टी कितने रुपए की है, 100 रुपए की। अरे भैया कुछ भी इसमें खास इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। अब आ रहा है इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 69, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सावधान इंडिया, सावधान इंडिया सेक्शन, सेक्शन नंबर 69, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो उस केस में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 69 consequences of non registration। सर अगर एक फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती तो फिर अ फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी पार्टनर। फर्म किसी पार्टनर के अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं कर सकती, कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी।
कोई थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी कोई सूट फाइल नहीं कर सकती। कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ। कई जगह पे ना बच्चों मनी इन्वॉल्व होती है, जैसे जीएसटी में इनपुट का सेट ऑफ करते हैं ना हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमने सेट ऑफ किया है। क्लास 11th में आप लोगों ने जीएसटी में पढ़ा था कि जो हम जीएसटी ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जो हम ऑलरेडी जब सामान खरीदते हैं तो जीएसटी पे कर देते हैं, तो जो जीएसटी हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं आउटपुट के टाइम पे उसको हम सेट ऑफ कर लेते हैं। आउटपुट के टाइम पे हम बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, ये जीएसटी मुझे सेट ऑफ करना है कि भैया ये मैं ऑलरेडी दे चुका हूं और ये मुझे अब सरकार को भरना है, तो ये मैं सेट ऑफ करूंगा, है ना। इसी तरीके से बच्चों एक अनरजिस्टर्ड फर्म अगर कोई भी अमाउंट वो सेट ऑफ करना चाहती है तो वो नहीं कर सकती। तो अनरजिस्टर्ड फर्म कोई सूट फाइल नहीं कर सकती, यानी केस नहीं कर सकती किसी पार्टनर पे, सूट फाइल नहीं कर सकती किसी थर्ड पार्टी पे, और कोई भी पैसे का सेट ऑफ भी नहीं कर सकती। तो ये तो सर भारी नुकसान है। देखो सेट ऑफ तो बहुत जरूरी है। अगर कहीं पे कुछ डिस्काउंट्स हैं, कहीं पे कुछ रिटर्न्स हैं और मैं अनरजिस्टर्ड फर्म हूं, तो मैं वो रिटर्न्स वगैरह सेट ऑफ ही नहीं कर सकता। कोर्ट में केस कैसे करूंगा, कर ही नहीं सकता। बोल रहा है ना इनडायरेक्टली कि भैया रजिस्टर करा लो। तो यही है बच्चों, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे दिए हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के सेक्शन नंबर 69 में। देखो क्या है, अंडर द इंग्लिश लॉ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज कंपल्सरी। जो इंग्लिश लॉ है, इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंग्लिश लॉ की बात कर रहा है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म्स इज कंपल्सरी, देयरफॉर देयर इज अ पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई भी पेनल्टी नहीं है फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। तो अगर सवाल आ जाए क्या इंडिया में नॉन रजिस्ट्रेशन पे कुछ पेनल्टी है, द आंसर इज नो। नहीं सर, कोई पेनल्टी नहीं है। However, under 69, non-registration of partnership gives rise to a number of disabilities. Disabilities का मतलब ये चीजें आप नहीं कर सकते। ठीक हो गया। आप देखो यहां भी ये बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन सरकार जो है ना बहुत चालू है। ऐसी ऐसी नियम बना दिए कि आपको लगेगा यार करा ही लो तो ही फायदा है ना। जैसे कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, लर्न करना ये वाला पेज अच्छे तरीके से, महा इंपॉर्टेंट है ये। सावधान इंडिया, इस पे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहली चीज वेरी इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया। सर क्या ये पूरे पैराग्राफ रटने पड़ेंगे? नहीं यार, तुम्हें पता तो है बेसिक चीजें, ठीक है। सबसे पहले, नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय अ फर्म और एनी को पार्टनर अगेंस्ट थर्ड पार्टी। कोई भी पार्टनर या फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। द फर्म और एनी अदर पर्सन ऑन इट्स बिहाफ कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन against the third party for breach of contract entered into by the firm unless the firm is registered. इसका मतलब सिर्फ एक रजिस्टर्ड फर्म ही कंप्लेन या केस फाइल कर सकती है कोर्ट में जाके। अनरजिस्टर्ड फर्म किसी भी डिस्प्यूट पे, किसी भी केस में सूट फाइल नहीं कर सकती। पहला कॉन्सिक्वेंस। दूसरा, नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ अ क्लेम। अगर आपको कोई क्लेम सेट ऑफ करना है तो वहां पे आपको कोई भी रिलीफ नहीं है। देयर इज नो रिलीफ। आप कोई सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। किसी भी तरीके का पैसा आपने ऑलरेडी दे दिया है, आप वो रिकवर करना चाहते हो, कोई सेट ऑफ करना चाहते हो अमाउंट, नहीं पॉसिबल। रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए। इफ एन एक्शन इज ब्रॉट against the firm by a third party, then neither the firm nor the partners can claim any set off if the suit be valued for more than 100 rupees. Okay, लॉ बोलता है देखो हम कितने दयालु हैं, हम बहुत ज्यादा दया रखते हैं आपके लिए। इसीलिए तो हम बोल रहे थे कि अनरजिस्टर्ड हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन मात्र 100 रुपए तक का। 100 रुपए तक का आप सेट ऑफ कर सकते हो, इससे ज्यादा का सेट ऑफ नहीं कर सकते। भैया ये भी क्यों दिए, क्यों हमारे ऊपर एहसान किया, ठीक है। तो बेसिकली यही है यार कि आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते, उलझ जाओगे। बट सर हम तो सीए स्टूडेंट्स हैं, पेपर में तो हमें लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा। 100 रुपए तक का सेट ऑफ अलाउड है, ठीक है। एग्रीड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर और द फर्म। कोई भी पार्टनर अगर किसी फ्रॉड से ग्रसित है और वो पार्टनर दूसरे पार्टनर पे केस करना चाहता है या फर्म पे केस करना चाहता है, भैया उलझ जाओगे, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। A partner of an unregistered firm, एक पार्टनर जो अनरजिस्टर्ड फर्म का है, is precluded from bringing legal action against the firm or any person alleged to be or to have been a partner in the firm, but such a person may sue for the dissolution of the firm. लेकिन कोई पार्टनर अगर डिसोल्यूशन के लिए केस करना चाहे फर्म पे
तो कर सकता है कि भैया डिसॉल्व नहीं हुई या अकाउंट्स नहीं प्रॉपर उसको मिल रहे या फिर उसका शेयर हिस्सा उसका हिस्सा नहीं मिल रहा डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो फर्म की डिसोल्यूशन के टाइम पे अगर कोई पार्टनर केस करना चाहता है तो कर सकता है। फर्म के चलते चलते अगर कोई पार्टनर अगेंस्ट द फर्म केस करना चाहता है तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना कि एक पार्टनर नॉर्मली फर्म के चलते चलते केस नहीं कर सकता, लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम पे अगर उसको अपने अकाउंट्स के रिलेटेड उसकी प्रॉपर उसका पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको अपना हिसाब किताब देखना है, तो वो केस कर सकता है। ठीक है, थर्ड पार्टी कैन सू द फर्म। उसके साथ साथ बच्चों क्या बाहर वाले भी फर्म पे केस नहीं कर सकते? मजा आ जाएगा तो ओहो बल्ले बल्ले, ओहो शावा शावा, हम कुछ भी फ्रॉड करेंगे, हम तो अनरजिस्टर्ड है, पैसा मार के भाग जाएंगे। नहीं नहीं बेटा नहीं, एक थर्ड पार्टी जो है वो आपको स्यू कर सकती है, चाहे आप रजिस्टर्ड हो चाहे आप अनरजिस्टर्ड हो। इन केस ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म एन एक्शन कैन बी बॉट अगेंस्ट द फर्म बाय अ थर्ड पार्टी। तो ऐसा सोचना भी मत कि हम तो अनरजिस्टर्ड है, ना हम केस कर सकते ना हमारे ऊपर हो सकता, ना लायक हो तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर जरूर हो सकता है केस, इस बात का ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि सर सिविल कोर्ट में किसी भी तरीके का कोई पार्टनर थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकता। क्या थर्ड पार्टी कर सकती है? यस, ये इससे रिलेट करता है। सर पार्टनर क्या सेट ऑफ कर सकता है कोई भी अमाउंट? सर सेट ऑफ नहीं कर सकता, मोर देन 100 रुपए तक कर सकता है। बहुत बढ़िया। एग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर। एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता, फर्म के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। क्या सर कभी भी नहीं ले सकता? ले सकता है, अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है, डिसोल्यूशन के टाइम पे वो केस कर सकता है। लो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट महा इंपॉर्टेंट पेज था ये। एक्सेप्शंस। सर किस चीज के एक्सेप्शंस हैं और क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ बेटा ये भी पेज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पीछे वाला इंपॉर्टेंट था। रजिस्ट्रेशन में दो ही चीजें तो इंपॉर्टेंट है यार, एक तो कॉन्सिक्वेंसेस कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, और दूसरा उसके एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन पीछे पढ़ा दिए मैंने तुम्हें, वही है ये सर, वही है मतलब वही है। ठीक है कि अगर आप एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म भी हो, आप नॉन रजिस्टर्ड फर्म भी हो, तब भी आपके खिलाफ ये तो हो ही सकता है। नॉन रजिस्ट्रेशन पे भी ये हो सकता है। सर क्या हो सकता है? नंबर 1, थर्ड पार्टी आपको स्यू कर सकती है। थर्ड पार्टी किसी भी पार्टनर को स्यू कर सकती है। आपने किसी के साथ फ्रॉड करा है, वो आपके ऊपर केस कर सकता है भैया। दूसरी चीज, द राइट ऑफ पार्टनर्स। एक पार्टनर जो है वो भी फर्म को स्यू कर सकता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और फॉर द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व्ड फर्म। अगर आपका फर्म डिसॉल्व हो गया है, एबीसी का फर्म है, फर्म डिसॉल्व हो गया है और चिंटू को पैसा ही नहीं मिल रहा, सी को पैसा ही नहीं मिल रहा, बाकी पार्टनर करने नहीं दे रहे, तो वो केस कर सकता है भैया। बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। उसके साथ साथ अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके ऑफिशियल असाइनी के पास, उसके रिसीवर के पास, ठीक है, ये पर्टिकुलर वहां पे अधिकार है कि भैया वो भी वहां पे केस कर सकता है फर्म के खिलाफ। ठीक है, द पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनीज रिसीवर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर। उसके साथ साथ क्या सेट ऑफ कर सकते हैं क्लेम? सर 100 रुपए तक का, 100 रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, तो क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल एयर भी उसकी प्रॉपर्टी की रिलीज के लिए, उसके मनी के रिलीज के लिए केस कर सकता है? कर सकता है बच्चों। ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है। ए एंड कंपनी इज रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म इन 2017 विद ए, बी एंड सी एज पार्टनर्स। 3 पार्टनर है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक अंटी है, एक बंटी है, एक चिंटू है। 2018 में ए की डेथ हो जाती है। ओके, 2019 में बी एंड सी स्यू एक्स इन द नेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ ए एंड कंपनी विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। देखो बच्चों यहां पे ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। ए एंड कंपनी जो है वो पार्टनरशिप फर्म थी जिसमें 3 पार्टनर्स थे, ए, बी और सी। 3 पार्टनर्स थे, ए, बी और सी। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, किसकी डेथ हुई भाई? ए की डेथ हुई, ए की डेथ हो गई, ये चल बसा, इसकी डेथ हो गई। ठीक है, 2019 में यानी 1 साल बाद, इसका मतलब यह है कि बी और सी ने फर्म कंटिन्यू करी। 1 साल बाद बी और सी ने एक्स के ऊपर केस कर दिया, बी और सी ने एक्स के ऊपर केस कर दिया फर्म के नाम से। ठीक है, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं लिया उन्होंने, कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं दिया। बताओ जी, सवाल ये है कि वेदर द सूट इज मेंटेनेबल। क्या ये सूट मेंटेनेबल है?
बिना फ्रेश रजिस्ट्रेशन लिए हुए। ये सर फ्रेश रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? आओ जी सर, ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन क्या है? एंड व्हेन अ suit is maintainable, when a suit is maintainable without fresh registration, बिना रजिस्ट्रेशन के कब एक सूट मेंटेनेबल कहलाता है? इसका क्या मतलब है सर? देखो बच्चों, फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है सिमिलरली बोल रहा हूं, सिंपली रजिस्ट्रार को यह बताना कि भैया किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, या किसी पार्टनर का एडमिशन हो गया है। इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई भी पार्टनर का प्लस या माइनस होता है, कोई भी पार्टनर का एडमिशन या रिटायरमेंट होता है या डेथ होती है, तो उस केस में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म की नोटिस में ये चीज डालो, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म की नोटिस में ये चीज डालो और एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन लो। फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मतलब बेसिकली दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वहां पे अपडेट कर दी जाती है, अपने रजिस्टर में अपडेट कर लेता है कि पहले ये पार्टनर थे, अब ये पार्टनर है, उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे सवाल उठता है कि अगर आपने कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, अगर आपने कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और आप केस करने जा रहे हो किसी थर्ड पार्टी पे, तो क्या वो सूट मेंटेनेबल है? क्या वो सूट चलेगा? क्या वो केस चलेगा? वो मेंटेनेबल है या वो मेंटेनेबल नहीं है? बताओ जी, बताओ जी, बताओ जी, बताओ जी। तो देखो बच्चों, इस केस में ना दो केसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। वो केसेस क्या है? सबसे पहले जो सूट है ना, सूट शुड बी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। पहली बात तो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म होना चाहिए वो सूट। ठीक है, दूसरी बात, अगर रिटायरमेंट या डेथ हुई है पार्टनर की, ठीक है, रिटायरमेंट डेथ हुई है यानी माइनस हुआ है पार्टनर, तो फिर उस केस में सूट इज मेंटेनेबल, उस केस में सूट चलेगा, मेंटेनेबल है इवन विदाउट टेकिंग फ्रेश रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर प्लस हुआ है यानी एडमिशन हुआ है, अगर प्लस हुआ है भैया, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी प्लस करना पड़ेगा। बिना फ्रेश रजिस्ट्रेशन के सूट मेंटेनेबल नहीं है। अगर प्लस हुआ है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, तभी सूट मेंटेनेबल होगा। अब हमारा सवाल क्या था? ए बी सी तीन पार्टनर्स थे बच्चों, ए चला गया, इसके जाने के बाद बी और सी ने फॉर्म को कंटिन्यू करा, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, इन्होंने बाद में एक्स के ऊपर एक सूट करा, केस करा। अब बताओ जरा, क्या ये सूट मेंटेनेबल है? क्या ये सूट सही है, चलेगा या कैंसिल हो जाएगा? लिखो जरा कमेंट सेक्शन में। नोट तो मैंने आपको लिखवा दिया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। आओ सर देखते हैं लॉ क्या बोलता है। तो आपने समझा दिया। देखो बच्चों क्या है, एज रिगार्ड्स द क्वेश्चन वेदर in the case of a registered firm whose business was carried on after its dissolution by death, कोई डेथ हुई है of one of the partner, a suit can be filed by the remaining partner in respect of any subsequent dealings or transaction without notifying to the registrar of the firm। इसका मतलब है बच्चों कि रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में, यानी कभी भी अगर कोई पार्टनर माइनस हुआ है तो बिना इन्फॉर्म करे हुए भी आप सूट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है फिर तो केस ही नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है यार। तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड फर्म होनी जरूरी है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, इट वाज डिसाइडेड दैट रिमेनिंग पार्टनर शुड sue in respect of such subsequent dealings or transactions even though the firm was not registered again after such dissolution। ठीक है, द टेस्ट अप्लाइड इन दीज केसेस वाज वेदर द प्लेंटिफ सेटिस्फाई द ओनली टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 69 क्लॉज 2 ऑफ द एक्ट, नेमली द सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। मैंने पहले बताया फर्म के नाम से होना चाहिए। दूसरा, द पर्सन suing had been shown as partner in the register of the firm, और वो पार्टनर होना चाहिए। In view of this position, the suit in the case by B and C against X in the name and on behalf of A and C is maintainable। मेंटेनेबल है बच्चों, ये तुम्हें पहले ही समझा दिया यार। देखो, लॉ का काम है भर भर के कहानी लिखना, मेरा काम है तुम्हारे लिए सिंपली उसको डिकोड कर देना। तो मैंने तुम्हारे लिए सिंपली चार्ट बना दिया यार, तुम्हें पता होना चाहिए। मैं तुम्हें ये पढ़ाता ना, तुम्हें कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा था, मैंने अच्छे से चार्ट बना के समझाया, एकदम दिमाग में गया कि हाँ सर समझे, परफेक्ट।
परफेक्ट। अब आ जाओ यहाँ पे, ये क्या बात लिख दी सर, ये कौन सी कहानी लिख दी? बेटा वही कहानी है, पीछे बस डेथ और रिटायरमेंट की बात हो रही थी, यहाँ पे एडमिशन की बात हो रही है। नाउ इन द अबव एग्जांपल व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक if B and C had taken a new partner D and then file a suit against X without fresh registration? भर दो कमेंट सेक्शन बच्चों, बोलो अब बोलो। एडमिशन हो चुका है D का, क्या अब बिना फ्रेश रजिस्ट्रेशन लिए X के ऊपर केस किया जा सकता है? क्या वो सूट मेंटेनेबल है? हाँ या ना मेरी जान, जल्दी बोलो। Where a new partner is introduced, the fact is to be notified to the registrar who shall make a record of the notice in the entry relating to the firm. Therefore, the firm cannot, घुस जाओ cannot में, sue as, sue से तो बस समझ जाओ, sue से क्या याद आता है? Sue, ओहो जज्बाती हो गया मैं। As D name has not been entered in the register of the firms, it was pointed out that in the second requirement, the phrase person suing means person in the sense of individual whose name appear in the register as partner who must be all the partners in the firm at the date of the suit. इसका मतलब दो कंडीशंस बहुत जरूरी हैं, केस फर्म के नाम से होना चाहिए और उस फर्म के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब का नाम रजिस्टर ऑफ फर्म्स में चढ़ा होना चाहिए। पार्टनर्स नेम रजिस्टर ऑफ फर्म में होना चाहिए बच्चों। ये दो कंडीशन है जो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी केस कब मेंटेनेबल माना जाएगा, जब पहली बात फर्म के नाम से हुआ है, फर्म रजिस्टर्ड थी और उसके साथ साथ जितने भी पार्टनर्स हैं उस फर्म के उन सबका नाम रजिस्टर में है। तो अगर रिटायरमेंट डेथ भी हो गया तो पुराने वालों का तो नाम था ही ना, एडमिशन के केस में नया पार्टनर आया उसका नाम नहीं था तो वहां पे केस नहीं हो सकता बच्चों, समझे? बस दैट इज इट। कल हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन को भी समाप्त करके, बस देखो डिसोल्यूशन है, ये भी तुम लोग जानते हो, तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा है डिसोल्यूशन का यार 12वीं में, तुम्हारे लिए बड़ा आसान सा काम है, कुछ खास नहीं है, कल निपटा देंगे इसको, कल ये समाप्त कर देंगे, डिसोल्यूशन को भी समाप्त करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। इस वीक में एलएलपी एक्ट भी तुम्हें कराना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इसी से रिलेटेड है, इसीलिए इसके साथ ही निपटा देंगे, एलएलपी एक्ट भी निपटा देंगे। फिर हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगले हफ्ते और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ एंडिंग की तरफ जा रहा है बच्चों अब आपका तेजी से, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। एंड आई नो आप सब क्वेश्चंस का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, सर प्रैक्टिस, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिल्कुल चिंता मत करो बच्चों, हर चीज करा के भेजूंगा तुम्हें, एग्जाम में ऐसे नहीं भेजूंगा, टेंशन मत लो, हर चीज बहुत शानदार तरीके से कराऊंगा और ईच एंड एवरीथिंग शुड बी कवर्ड और आप सब बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? बस तुम पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहना। इस वेडनेसडे को बैठ के पूरा कंपनीज एक्ट दोबारा से रिवाइज करना है, पूरा कंपनीज एक्ट अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, तुम्हारा होमवर्क है, आज ही लिख लो। थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद, मिलता हूं बहुत जल्दी। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।